वेलकम टू मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं ये खास शो जिसमें हम अपने गेस्ट को तो लाते हैं ही और आपके लिए फिनेंशियल प्लानिंग से लेकर के आपको फिनेंशियल फ्रॉड से भी बचाने की कोशिश करने वाले हैं आज हम। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि फिनेंशियल वर्ल्ड में आजकल हम सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। म्यूचुअल फंड्स हों, शेयर्स हों, आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हो, अपने बैंक का जो भी काम है हम सब कुछ ऐप के ज़रिए कर रहे हैं। अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपनी शिकायतें रखते हैं, हम अपने गुड बैड एक्सपीरियंस झेल रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है, आप डिजिटली तो बहुत एक्सपोज्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कई बार ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जो आपको निवेश की सलाह देते रहते हैं। जैसे कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी आशीष चौहान निवेशकों को स्टॉक रिकमेंड करते हुए नजर आ रहे थे। और किसी को भी लग सकता है कि भाई अब ये अगर एडवाइस दे रहे हैं तो इसे तो सुनना चाहिए, और हो सकता है कुछ लोग इस पर एक्ट भी करने लग रहे हों। लेकिन ये एक डीप फेक वीडियो था। आशीष चौहान के इस वीडियो के बाद एक्सचेंज की तरफ से निवेशकों को एक अलर्ट नोटिस या यूँ कहे सफाई दी गई कि एक्सचेंज में काम करने वाले जो भी ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं, वो इस तरह की सलाह देने का उन्हें अलाउड नहीं है और वो देते नहीं हैं। यानी ये एक फेक वीडियो था। इसके ठीक बाद हमने देखा बीएसई के सीईओ सुंदररामन राममूर्ति का भी एक ऐसा ही वीडियो आया था। राममूर्ति ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई भी सलाह नहीं दी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है कि कौन सलाह दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो इस तरह के एक्सचेंज में काम करने वाले ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये आपको कभी भी इस तरह की सलाह नहीं देंगे। ये सेबी के नियम है कि इस तरह के एक्सचेंजेस में काम करने वाले लोग आपको कभी भी इस तरह की सलाह नहीं देंगे। साथ ही में सेबी ये भी कहता है कि आपको कौन सलाह दे सकता है, कौन नहीं, इसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स जो आपको सलाह देते हुए नजर आएंगे बहुत सारे वीडियोस में, प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि ये भी इस तरह की सलाह नहीं दे सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड कंपनियां, यहाँ के ऑफिशियल्स भी आपको स्टॉक्स खरीदने की सलाह नहीं दे सकते हैं। ये सेबी की ही अलग अलग टाइम पर आई नोटिफिकेशन हमें बताती है कि ये लोग आपको सलाह नहीं दे सकते हैं। इस नियम के बारे में जानिए, और कोई आपको इस तरह की सलाह दे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कौन आपको सलाह दे सकता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, जो कि सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही स्टॉक्स पर सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह के आपको केवल एडवाइजरी वाले ही वीडियोस नहीं सोशल मीडिया पर दिखेंगे, कई सेलिब्रिटीज के वीडियोस भी वायरल हुए जहां बाद में सामने आया कि ये सारे डीप फेक का इस्तेमाल किया गया था। तो आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं कि ये डीप फेक वीडियोस इतने बन रहे हैं, इनको अब रोकने का तो कोई तरीका भी दिख नहीं रहा है। कम से कम उन्हें हम कैसे समझें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज यही हमें सिखाने वाले हैं जितेन जैन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद हमारे शो पर आए हैं। जब भी आते हैं तो कुछ काम की बात बता के जाते हैं। जितेन, वेलकम टू मनी नाइन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। शुक्रिया। तो जितेन से मैं बात करूं उससे पहले थैंक आपको यू बता प्रियंका। दूं, दिस इज द टाइम कि आप जितेन से खुद भी सवाल पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिएगा अपने क्वेश्चंस। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको एक रिमाइंड कर देते हैं, 9311211874 है। ईमेल एड्रेस money9query@tv9.com है। और इसके साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल लाइव हमसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पर ऑलरेडी जो है कुछ हमारे अच्छे खासे लोग जो हैं वो लाइव शो में जुड़ चुके हैं, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पर भी जितेन आपके लिए आने शुरू हो चुके हैं। सो वन बाय वन आई विल टेक देम। लेकिन उससे पहले जितेन मुझे ये बताइए, ये डीप फेक एक मेनस बन गया है। सेलिब्रिटीज हो, बड़े बड़े निवेश, अब देखिए बीएसई और एनएसई के जो सीईओज हैं उनके वीडियोस की आप ये स्टॉक खरीदिए। इस मेनस से बचने का क्या तरीका, उसे रुकने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। इनको हम कैसे पहचानें? आप क्या टेल टेल साइंस होंगे जो आप हमें बता सकते हैं कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक फेक टेक्नोलॉजी से, लिप सिंक से लेकर के फेशियल, आपने फेस उठाई, उसकी लिप सिंकिंग की और वो वीडियो बना दिया, आपको लगेगा कि जितेन बोल रहे हैं या प्रियंका बोल रही हैं, और बाद में पता चलेगा वो नहीं, उनका कुछ एक फेक इमेज बना के बना रहे। कैसे पहचानेंगे इसे? देखिए, बहुत थोड़ा ज्यादा मुश्किल है इनको पहचानना, मगर अगर एक अच्छे लेवल का लेवल टू डीप फेक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके सेकंड लेवल डीप फेक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, तो होता क्या है कि मशीन एक नया वीडियो जनरेट करती है, पीछे कोई और व्यक्ति बोल रहा होता है, और वो जो भी बोलता है उसको एक विक्टिम के चेहरे और विक्टिम की आवाज जिसपे एआई को ट्रेन किया गया है उसके साथ वो लाइव वीडियो को बनाया जाता है। और ऐसे वीडियो को फोरेंसिक लैब में भेजकर भी पहचानना बहुत भारी हो जाता है। मगर यहाँ पर जो हमने एक पिछले साल 1.5 साल के अंदर चलन देखा है
कि पहले जो कि इनका इस्तेमाल सेलिब्रिटी पॉर्न के लिए या पॉलिटिकल डिफेक्ट्स के लिए हो रहा था, अभी एक नया दौर देखने को मिल रहा है साल 1.5 साल के अंदर, जहां स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फेक वीडियोस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के नाम पे, शेयर खरीदने के नाम पे, किसी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे, सेलिब्रिटीज के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर को कवर करते हैं, जो बड़े चैनल्स में जिनके चेहरे दिखते हैं, उनके डीफेक वीडियोस बनाकर लोगों को कहा जा रहा है कि ये 3 शेयर बहुत बढ़ने वाले, आप इनको खरीद लीजिए, आप फलाना क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दीजिए, आप फलाना ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए। और ये सारे के सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये लेवल 1 जो पुरानी डीफेक टेक्नोलॉजी है, लिप सिंक, जो फेस सुपर इम्पोजिंग की, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देखेंगे उसमें लिप सिंक के अंदर फर्क है। और इन वीडियोस के अंदर इसको न्यूज फॉर्मेट के अंदर दिखाया जाएगा ताकि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दिया जाए। और एक पहचान और आप देख सकते हैं, ज्यादातर जो वीडियोस हैं, जो ये डीपफेक वीडियोस है, उसके अंदर चेहरे के अलावा कोई हैंड या बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। एक ओके। व्यक्ति ऐसे रोबोट की तरह बैठकर आपको सलाह दे रहा होगा, कोई हैंड का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हैंड और बॉडी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है और लिप सिंकिंग के अंदर 1 से 1.5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो आप मान के चलिए डीप वीडियो है। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी फाइनेंशियल जगत का पत्रकार, कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो आपको ये सोशल मीडिया पर आकर ये इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक खरीदने की सलाह दे रहा है, ये मान के चलिए सारे स्कैम है, सारे फेक है। हम्म। भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है सेबी के साथ, सिर्फ वही सलाह दे सकते हैं। सेबी ने भी जो जेन्युइन वीडियो भी थे, जो गलत लोग जिनको लाइसेंस नहीं है, ऐसा अभी अंकुर वारिको का नाम है, कई बड़े सेलिब्रिटीज आपको जो है वो पैसा लेकर, और वो देखिए वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने उनको, एक कंपनी ने हायर किया, बोला लीजिए 2 लाख रुपए, आप हमारे लिए एक रील बना दीजिए और बोल दीजिए ये स्टॉक बढ़ने वाला है। तो वो एज फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, वो किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की सलाह दे रहे थे, जो कि उन्होंने सोचा खाली सोशल मीडिया कोलैबोरेशन है, मगर उनको देखकर उनके झांसे में आके कई लोगों का पैसा डूब गया। इसके लिए सेबी ने सख्त कार्रवाई करी, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से वीडियो हटाने के लिए कहा, इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई। और हिंदुस्तान में साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट की या शेयर खरीदने की सलाह देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करी जाएगी। दूसरा, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, हीरो, हीरोइन, कोई बड़ा पत्रकार आपको स्टॉक खरीदने की सलाह फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दे रहा है, 100% फेक, आप उसको मत मानिए, आपका पैसा डूब जाएगा। ओके। तो पहले तो और तुरंत आपको ना फेसबुक आप हर रिपोर्ट चीज भी को कीजिए। एनालाइज करना आपको है। उस वीडियो को खाली देख के इग्नोर नहीं करना है, आपको रिपोर्ट भी करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ रिपोर्ट करें जितेन? आप देखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वहीं पे 3 डॉट का ऑप्शन होता है, जहां आप एक पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके। आप उसे इनअप्रोप्रिएट या स्पैम या ये डिसइंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज सिर्फ देख करके चुप नहीं बैठिए कि भाई मुझे इस पे तो कुछ एक्शन नहीं लेना है, तो मैं क्या ही करूं, जाने दो। इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं करके उसको आप रिपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वहां पे रिपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं वहां पर कीजिए। ओके। अब जितेन, सोशल मीडिया में हम सब के प्रेजेंस इतनी बढ़ गई है, ओके, हम सभी इसका इतना अग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं, वो कैसे सिक्योर रखें? इनफैक्ट आई एम श्योर आप अपनी फैमिली में भी ये एडवाइस देते होंगे, तो आप अपनी फैमिली के मेंबर्स, अपने दोस्तों को जो एडवाइस देते हैं ना कि वो जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, वो दीजिए हमें भी, और ताकि हम भी सेफ रहें। देखिए, एक जो नया शुरुआती दौर था सोशल मीडिया का, उसमें यह हुआ कि आप अपने जो पुराने मित्र थे या परिवार के दूसरे रिश्तेदार थे, आप उन लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे थे, या कोई व्यक्ति आपको पसंद था, आपने उसको भी फॉलो किया, उससे बातचीत करी। फिर एक ऐसा दौर आया, आप रैंडमली कई लोगों को फॉलो करने लगे, कई लोग आपको फॉलो करने लगे। एक नया चलन बन गया कि अगर एक अनजान व्यक्ति अगर आपको सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहा है, स्पेशली डेटिंग एप्स के बाद, तो वो एक न्यू नॉर्मल बन गया एक्सेप्ट करने का कि हाँ, ऐसे लोगों से मैसेज आ सकता है, बात की जा सकती है। इसके बाद अब जो नया दौर है डीपफेक वीडियोस का, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को डीपफेक वीडियो बनाना है, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए, अपनी तकनीक को ट्रेन करने के लिए, उसे उस मशीन लर्निंग मॉडल के लिए आपकी किसी एग्जिस्टिंग वीडियो और वॉइस की तलाश है। जब वो आपके किसी वीडियो और आवाज को उस एआई इंजन को देगा, तभी वो उसके ऊपर ट्रेन हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है आप सभी लोग अपनी प्रोफाइल्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसको आप प्राइवेट कर लें। जहां पर भी आपके पर्सनल फोटोज या वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उन प्रोफाइल्स को प्राइवेट कर लें। अनजान व्यक्तियों को खुद को फॉलो करने ना दें। और अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको किसी भी तरह का पैसा कमाने का तौर तरीका बता रहा है,
आप 200% उससे सावधान हो जाइए। कोई व्यक्ति जिसको पैसा कमाने का माध्यम पता हो वो खुद कमाएगा, आपको नहीं बताएगा। इस बात को आप गांठ में बांध लीजिए। कोई आपको पता है कि 10 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, 10 महीने में स्कीम लगा दीजिए, क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए, शेयर खरीद लीजिए, 100% फ्रॉड है। कोई सोशल मीडिया पर आकर किसी को पैसा कमाने का ज्ञान और सलाह नहीं दे रहा, और जो दे रहा है वो स्कैम कर रहा है, वो खुद पैसा आपका लेकर चंपत होने के तौर तरीके में लगा हुआ है। बिल्कुल सही जितेन, बहुत सारे फाइनेंशियल ऐप्स आ गए हैं जो कि हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल जानकारी हमसे लेते हैं। हमारे बैंक अकाउंट की जानकारी होती है, हमारे ऐप से हम उस पर पेमेंट कर रहे होते हैं। सो मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल ऐप्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सभी आजकल DIY या ना डू इट योरसेल्फ निवेशक बन गए हैं। ऐप उतारो, ऐप डाउनलोड करो और खुद भी आप निवेश कर सकते हो। वहाँ पे हम बहुत सारे अपने फाइनेंशियल डिटेल शेयर करते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक गढ़ है जहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। देखिए, अब ये बैंकों के अलावा कई प्राइवेट एप्स भी हैं, म्यूचुअल फंड के एप्स हैं, जिरोधा यस जैसे यस। ब्रोकर्स के ऐप हैं। मगर वो एक मान के चलिए वो सब रेगुलेटेड एप्स हैं। सेबी और या किसी ना किसी रेगुलेटर ने उनको अप्रूव किया है। उनके पास रिलेटिवली आपका डेटा फिर भी सेफ। समस्या है अभी वो ऑक्टा एक्सचेंज और ये प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज, प्राइवेट ट्रेडिंग एक्सचेंज ऐप्स, ये सब जो चल रहे हैं, जिनका ना भारत में कोई ऑफिस है ना लेना देना है, वो आपसे US डॉलर कहीं से ले रहे हैं, आपको उल्टे सीधे रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं। ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। ऐसे आपको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मात्र उन्हीं ऐप का इस्तेमाल कीजिए जिनकी पेरेंट कंपनी का ऑफिस आप जानते हो कौन से शहर में, किसी का नाम आपने सुना हो, किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता हो, कोई बड़ी कंपनी हो, बड़ा नाम हो, तो आप उन्हीं का ऐप का इस्तेमाल कीजिए। अनसुनी ऐप का इस्तेमाल जो आपको दुगना पैसा कमाने की स्कीम बता रहा हो, वो 100% वहां पे एक सस्पिशन क्रिएट होता है। और और ज्यादातर ऐसे ऐप्स जो हैं वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए आजकल एड से ज्यादा सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर उनसे वीडियो बनाकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको दिखा होगा कोई एक हीरो हीरोइन या मॉडल आपको इंस्टाग्राम पे बता रही होगी या बता रहा होगा कि मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और मैंने 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए कमा लिए और मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। जहां पे भी कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी ट्रेडिंग स्कीम में क्रिप्टो करेंसी में परचेस करने के लिए आपको सलाह दे रहा है, वो सब 100% फ्रॉड है, कोई जेन्युइन स्कीम नहीं है। एक और तो फ्रॉड। आप उनको इस्तेमाल मत करें। बिल्कुल, अभी देखिए आपने देखा एक बैंक पर कार्रवाई हुई, भाई केवाईसी को लेकर के सवाल उठे, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म पर केवाईसी को लेकर के सवाल उठे। अब केवाईसी की प्रक्रिया को म्यूचुअल फंड में बहुत फिर से किया जा रहा है, री केवाईसी किया जा रहा है। ये केवाईसी इज ऑल्सो समथिंग जो कि अब देख रहे हैं लगातार कई बैंक्स का नाम भी इसमें आता गया, एक के बाद एक के बाद एक। ये भी फ्रॉड का एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है। तो केवाईसी हमें बहुत जगह करनी भी पड़ती है। केवाईसी नहीं, पर देखिए आपका इसमें क्या है ना, व्यू है? एक तो हमको ये तरीका छोड़ना होगा, हम नाम लेने से बचे। एज अ फाइनेंशियल जगत के पत्रकार, आप ठीक है पत्रकारिता के अंदर आप उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, पर नाम लेना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने जो कार्यवाही करी वो भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए करी, और आपका बिल्कुल। धर्म है उसको निभाना। और उन्होंने ऐसा नहीं बैंक को बंद करने के लिए कहा कि ये कहा कि बैंक ने कुछ फ्रॉड कर दिया, नहीं। उन्होंने कहा कि आपका जो ऑनलाइन केवाईसी सिस्टम है मजबूत नहीं है, आप उसको और स्ट्रांग बनाइए, उसको और मजबूत कीजिए, दुरुस्त कीजिए, उसके बाद दोबारा आप काम कीजिए। और बाकी आप देखिए, ये भी दिखाता है कि हमारे रेगुलेटर इस समय उसको बड़ा अपना तरीके से पूरे सेक्टर को वॉच कर रहे हैं और प्रिएम्प्टिव मूव्स भी कर रहे हैं। पेटीएम के ऊपर भी जो कार्रवाई हुई वो भी इसलिए हुई कि आपने बहुत सारे बिना प्रॉपर केवाईसी के बहुत सारे अकाउंट खोल दिए। देखिए, आपको ये समझना होगा, ये कार्रवाई पेटीएम के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई हजारों लाखों ग्राहकों के हितों के लिए है, क्योंकि ये जो फर्जी अकाउंट खुले होंगे इनका इस्तेमाल इन्हीं साधारण ग्राहकों के लिए, गरीब लोगों के अकाउंट में चूना लगाने के लिए, ओटीपी फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। इसलिए बताना चाहिए, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, जो केवाईसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, जो रेगुलेटर की बात नहीं मान रहे, उनके खिलाफ रेगुलेटर को भी ये कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के बीच में भी इस मैसेज को जाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर ना जाएं, और जब वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, जब रेगुलेटर उनको अप्रूव करे, तभी आप उनका इस्तेमाल करना चालू करें दोबारा। ओके, बट वन गुड थिंग इज कि हमारे रेगुलेटर बहुत प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं इस पूरे केवाईसी में। पर वन बैड थिंग जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हो गए, जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो केवाईसी को बहुत कैजुअली लेते हैं। आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कोई भी पेपर दे दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हाँ, केवाईसी तो पूरा हो। वो आप ये तो सच है, और आप इंश्योरेंस का क्लेम करने चले जाइए, आपको नचा दिया जाएगा 3 महीने कागज लाने के लिए। एब्सोल्युटली, और आप आप खुद इन्वेस्टमेंट इसमें फंस कीजिए, चुके आपके हैं। किसी भी फोटोकॉपी के ऊपर, आधे अधूरे कागज के ऊपर अकाउंट पैसा ले ले, तो लेने के नाम पे सब चल रहा है। हाँ। और पेटीएम के साथ भी यही हुआ। देखिए, आज मैं और आप एक अकाउंट एक बड़े बैंक में खोलना चाहें, हमको हर साल रीकेवाईसी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। हर साल रिकेवाईसी करना पड़ रहा है। वहां पे कहा जा रहा है एक ही व्यक्ति ने
एक सिंगल पैन कार्ड को लेकर हजार हजार 2-2 हजार अकाउंट खोल दिए। क्या ये किसी की बेवकूफी मिलीभगत या नासमझी के बिना संभव है? तो ये गलती थी, उस गलती को लेकर कार्रवाई हुई। ये और वो सबक है पेटीएम बाकी को इसका प्लेटफॉर्म खामियाजा को लेकर भुगतना भी, पड़ा है। केवाईसी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी समक है कि आप जितना बड़े हो रहे हैं, जितना आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, उतनी आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। मुझे एब्सोल्युटली। पेटीएम से सहानुभूति है, उन्होंने भारत के फाइनेंशियल क्षेत्र के अंदर डिजिटल पेमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। मुझे उम्मीद है एक दिन वो वापस आएंगे, एक अच्छे सुरक्षित तंत्र के साथ वापस आएंगे। पर तब तक सबके लिए मैसेज है कि जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से हमें सुरक्षा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है। अपने केवाईसी सिस्टम को, अपनी डेटा प्रोटेक्शन रिजाइम को भी हमें बहुत स्ट्रांग करना है। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी अब डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून है उसके नियम को नोटिफाई करें। Okay, so before I go to my viewers question, one last question जितेन, आप सरकार के साथ भी काम करते रहे और आप सब चीज़ों को देखते हैं एज एन एक्सपर्ट। अब सरकार की फेलियर है कि इस तरह के फ्रॉड्स जो इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या फिर ये हम लोग अंधाधुंध जिस तरह से डिजिटल मीडियम्स का यूज़ कर रहे हैं, अब हम एज कंज्यूमर एज यूजर्स हमारी अवेयरनेस में कमी है? आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार की गलती है, पर सारी गलती सरकार की नहीं है। उस गलती साथ साथ हमारी और समाज की भी है। मैं आपको उदाहरण दूं, सबसे बड़ी कमजोरी आज ये जो एटीएम और ओटीपी फ्रॉड है, वो क्यों हो पाते हैं कि आपने किसी का यूपीआई फ्रॉड कर दिया, किसी के पेटीएम वॉलेट में पैसा ले लिया, किसी का क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, किसी से पोंजी स्कीम में पैसा ले लिया, और वो पैसा कहीं ना कहीं किसी बैंक अकाउंट में जा रहा है, चाहे यूपीआई ओटीपी किसी वॉलेट में जा रहा है। तो और वो तभी जा पा रहा है जब आप एक ब्रोकन केवाईसी सिस्टम का फायदा उठा पा रहे हैं। अब ब्रोकन केवाईसी सिस्टम के लिए आप बैंकों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप ये जो ऐप कंपनीज है इनको आप कह सकते हैं कि आपने स्ट्रॉन्ग केवाईसी चेक से फिजिकल केवाईसी नहीं किया। सरकार को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आप क्यों सो रहे थे, आपने क्यों इनको नहीं किया। तो सरकार क्या होती है ना, सरकार रिएक्टिव होती है। पर कई बार सरकार प्रोएक्टिवली भी जब अच्छा काम करना चाहती है तो समाज उसके अंदर मतलब बेवकूफी में टांग अड़ा देता है। उदाहरण के लिए, अब 5 साल पहले जब सरकार ने कहा कि सारे बैंक अकाउंट्स के अंदर आपका आधार इनेबल्ड केवाईसी मैंडेटरी होगा, या सारे सिम कार्ड्स के अंदर आपका आधार इनेबल्ड केवाईसी होगा, तो बहुत बड़ा वर्क खड़ा हो गया कि ये तो हमारी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा साहब, ऐसे कैसे आप लिंक कर देंगे, कल आप हमारा फोन बंद कर देंगे, किसी ने बिल नहीं चुकाया, हम क्यों अपना आधार नंबर। तो जो 2% लोगों को जो उसमें आपत्ति थी, जो अपना अंगूठा नहीं देना चाहते थे या फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते थे, वो पढ़े लिखे सारा समाज आज किसी भी विदेशी एम्बेसी में 10 के 10 अंगूठे लगा रहा है, सारा डेटा अपना बाहर दे रहा है। और चूंकि आपने ये आधार इनेबल्ड केवाईसी नहीं होने दिया, जो बाकी 98% समाज है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो गरीब है, जिसको ना तो केवाईसी के बारे में इतना पता, न उसे रेगुलेटर की कोई नॉलेज, न उसे ये पता कि साहब मुझे किसको कागज देना है, नहीं देना है, कहाँ अंगूठा लगाना है, नहीं लगाना है, वो आज 2-2, 3-3 हजार रुपए का फ्रॉड विक्टिम का शिकार हो रहा है, अपनी सेविंग्स खो रहा है, उसके पास कोई नहीं। तो 2% लोगों की आपत्ति का खमियाजा आज 90% समाज भुगत रहा है। तो ये समाज की भी गलती थी, सरकार तो पहले ही करना चाह रही थी। तो सरकार को भी आप ब्लेम कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि उसके साथ गलती गलती हम सबकी और हमारे समाज की भी है। नो, इट्स नॉट अबाउट ब्लेम गेम, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप सीख रहे हैं, हम भी डिजिटल एनवायरनमेंट को अब इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो सब लोग सीख रहे हैं, पर सबकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए यहाँ पर। सीखना सीखना अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है आप गिरकर सीखें, दूसरे के गिरने से भी आप सीख सकते हैं। यस, तो राइट। जो फ्रॉड आज पाकिस्तान में, आज नेपाल के, श्रीलंका के अंदर हुए, आज अगर हमारे रेगुलेटर, हमारी सरकार उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हमारी वॉल्यूम ऑफ साइज एंड इकोनॉमी को देखकर अगर उसको प्रिएम्प्ट करना चाह रही थी कि इसमें फ्रॉड की भूमिका ना हो, तो हमें वो समर्थन उसका करना चाहिए था।